हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम देखेंगे खाद्य संरक्षण के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनसे हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं, उनको बिगड़ने से बचा सकते हैं। कौन कौन से प्रिजर्वेशन के टाइप होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। खाद्य संरक्षण की यदि हम बात करें तो यदि हम इसमें इतिहास की बात करें तो देखिए, जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, फल, अनाज, मांस पदार्थों की खोज के लिए जंगलों में रहते थे। फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ तो उन्होंने खाद्य पदार्थों को आग पर पकाने के बारे में सोचा। फिर जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो क्या हुआ, खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने में भी कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने क्या किया, भोजन, जो बचा हुआ भोजन था उसको संरक्षण के विषय में उन्होंने सोचा। तो बचे हुए खाद्य पदार्थों को उन्होंने क्या किया, बर्फ या चट्टानों के मध्य ठंडे स्थानों पर रखना सीखा, जिससे कि जो खाद्य संरक्षण के सिद्धांत हैं उनके बारे में उन्होंने खोज की। तो ये जो खाद्य संरक्षण का इतिहास है काफ़ी वर्षों पुराना है। पहले से ही ये संरक्षित किया जा रहा है। जो खाद्य पदार्थ है अब इसमें नए नए इनोवेशन होने लगे हैं। आयुर्वेद की यदि हम बात करें तो आयुर्वेद में क्या होता था, भारत में उस समय नमक, तेल, गुड़, सिरका, नींबू के रस, इनों से फलों का संरक्षण किया जाता था। वैदिक काल में अंगूर के रस से मदिरा बनाने का इतिहास भी कई वर्षों पुराना है। तो इस तरीके से जो खाद्य संरक्षण का तरीके हैं ये काफ़ी वर्षों पुराने हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं खाद्य संरक्षण के सिद्धांत के बारे में, तो इसमें हम दो तरीके के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। एक होते हैं अस्थायी या फिर अल्पकालिक संरक्षण, दूसरे हैं स्थायी संरक्षण। तो इनके बारे में आज हम देखेंगे। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। तो आगे देखते हैं हम अपना टॉपिक अस्थायी अल्पकालिक संरक्षण के बारे में। तो अस्थायी अल्पकालीन संरक्षण जो होता है कौन कौन से होते हैं, पहला है इसमें अरोगाणुता या फिर कीटाणु रहित होना। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है, इस सिद्धांत को हम स्वच्छता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। खाद्य पदार्थों में स्वच्छता होने से हम खाद्य पदार्थों को कीटाणु रहित हम बना सकते हैं, उनको थोड़े टाइम तक हम संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर खाद्य पदार्थ उपजाए जा रहे हैं उनके उपजाने से लेकर उनके तोड़ने तक, ग्रेडिंग करने तक, बॉक्सों में या टोकरियों में उन्हें सुरक्षित रखने तक, बाजार में परिवर्तन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर और उपभोक्ता के पास पहुंचने तक उसे उनमें यदि हम स्वच्छता का ध्यान दिया जाए तो क्या होगा, हम अपने जो भी खाद्य पदार्थ हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए संरक्षित रख सकते हैं। यानी कि ये कौन सा तरीका हो गया, ये अल्पकालिक या फिर अस्थायी तरीका हो गया। दूसरा है कम तापक्रम पर रखना, लो टेम्परेचर पर। तो कम तापक्रम पर कीटाणु के कार्य करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों को हम कम तापक्रम पर रखकर उन्हें अल्पकालिक संरक्षण हम दे सकते हैं। जैसे फ्रीज, जो घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर का जो तापक्रम होता है लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उपरोक्त तापक्रम पर कीटाणु की जो कार्यशीलता है या उनका प्रजनन है उसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से हम उनको कम तापक्रम पर भी रखकर जो खाद्य पदार्थ है उनको संरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि यदि हम देखें तो जो खाद्य पदार्थ है उन्हें 6 से 8 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे मांस, मछली, मक्खन। तो इन सब चीज़ों को हम कुछ टाइम तक के लिए संरक्षित रख सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, दूसरा है पाश्चुरीकरण या फिर पाश्चराइजेशन। तो यदि इसकी खोज की बात की जाए तो इस सिद्धांत को किसने खोजा था, लुई पाश्चर ने इस सिद्धांत को खोजा था। तो उन्हीं का नाम लिया जाता है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लुई पाश्चर वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम यदि बात करें, इसमें दो तरीके से हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों को हम टेम्परेचर दिया होता है, एक होता है धारण विधि द्वारा, ठीक है, जिसे हम होल्डिंग मेथड बोलते हैं। होल्डिंग मेथड को और क्या बोलते हैं, ये आपको कई नाम आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LTLT, यानी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें क्या होता है, 63 डिग्री से 66 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए हम खाद्य पदार्थ को हाई टेम्परेचर पर उसमें रखते हैं, ठीक है, आग पर रखते हैं, जिससे कि जो भी उसके जीवाणु होते हैं वो क्या होता है, गर्म होने पर वो मर जाते हैं या फिर निष्क्रिय वो हो जाते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, जिसे उच्च ताप अल्पकालीन पाश्चुरीकरण बोलते हैं। ये कौन सा होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। HT
ST, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस, इसमें क्या होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए हम खाद्य पदार्थों को गर्म करते हैं। तो ये दो तरीके से जो है पाश्चुरीकरण मेथड है, दो तरीके से है। इसमें धारण विधि द्वारा, जिसे होल्डिंग कहते हैं, दूसरा है उच्च तापक्रम अल्पकालीन, ठीक है। तो ये आप दोनों देख लीजिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, या फिर शॉर्ट में आपसे इसका नाम पूछ लेगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। खाद्य पदार्थों को नष्ट होने में कमी की जो भी खाद्य पदार्थ है उसको नष्ट होने में कमी की जा सकती है। उबलते पानी का तापक्रम हो गया, या मिल्क को हो गया, कोई भी लिक्विड होता है उसे हम इस तापक्रम पर यदि हम रखेंगे तो जो भी उसके जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, जिससे हम अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। आगे देखते हैं, नमी से अलग करना, ठीक है। नमी से अलग करना, इसमें क्या होता है, जो भी जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि के लिए नमी का होना ज़रूरी होता है। यदि हम नमी उससे अलग कर देंगे जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है, तो क्या होगा, हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य पदार्थों में आटा, सूखी सब्जियां, इनमें हम रासायनिक परिवर्तन नमी की उपस्थिति में अधिक होते हैं। खाद्य पदार्थों को यदि हम सूखे स्थान पर रखेंगे जहाँ पर नमी ना हो, तो ऐसे में जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि की संभावना भी कम से कम हो जाती है। जैसे कि बरसात के समय नमी की अधिकता होने से क्या होता है, अचार वगैरह में फफूंद लग जाती है, आपने देखा होगा। तो यदि हम उनको नमी से अलग रखेंगे तो हम अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। फिर और कौन सा तरीका है, हवा निकालकर या वायु से दूर रखकर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी जीवाणु हैं उनकी वृद्धि के लिए नमी के अलावा वायु का भी होना आवश्यक होता है। यदि हम खाद्य पदार्थों को वायु या हवा से दूर रखकर जीवाणुओं से बचा सकते हैं, डिब्बों और बोतलों की हवा निकाल दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको हम क्या करेंगे, किसी डब्बे में उसको रख देंगे, एयर टाइट डब्बा जो होता है उसमें यदि हम उसको रख देंगे तो क्या होगा, जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो कुछ टाइम के लिए हम उसे संरक्षित रख सकते हैं। फिर है हल्के जीवाणुनाशक का प्रयोग, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हल्के कीटाणुनाशक पदार्थ जैसे कि शक्कर, खटास, तेल, कुछ मसाले, दालचीनी, लौंग, कुछ रासायनिक पदार्थ, इन्हें डालने से हम अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि शक्कर का प्रयोग हम शरबत में कर सकते हैं, फलों के रस के लिए हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको जो भी खाद्य पदार्थ है उनको हम बचा सकते हैं हल्के जीवाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग करके, ठीक है। फिर है हिमांक द्वारा सुरक्षित रखना। हिमांक पर सुरक्षित रखने के लिए कम तापक्रम पर जीवाणु की कोशिकाओं में जो भी उपस्थित जल के बर्फ में जमने के कारण उनका जो आयतन है वो बढ़ता है, तथा अधिक दबाव के फलस्वरूप वह फट जाता है और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, यदि हम हिमांक पर सुरक्षित रखना है हमें खाद्य पदार्थों को, तो हम कर सकते हैं ये भी, ठीक है। यानी हिमांक पर सुरक्षित रखना जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जिससे कि जो जीवाणु हैं वो उसमें प्रवेश ना करें या फिर जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। तो ये हमने देख लिए। आगे चलते हैं, स्थायी संरक्षण या फिर अस्थायी संरक्षण, परमानेंट प्रिजर्वेशन। परमानेंट प्रिजर्वेशन में कौन कौन से आते हैं इनको हम देख लेते हैं। तो पहला है सुखाना, ठीक है, पहला है सुखाना। इसमें क्या करते हैं हम, सुखाने में खाद्य पदार्थों को सुखाकर इनकी सुरक्षा मशीनों या फिर यंत्र द्वारा या फिर धूप के द्वारा की जा सकती है। जब फल पदार्थों में ठोस पदार्थों की मात्रा 75 से 80% हो जाती है तो वह पदार्थ सुरक्षित माना जाता है। जैसे कि कोई हमारे पास 100% है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जैसे फल हो गया, कुछ भी, यदि हम उन्हें सुखा देंगे धूप में या फिर मशीनों में या फिर जिस भी मेथड से हम उन्हें सुखाना है, तो जब उनमें ठोस पदार्थ की मात्रा 75 से 80% हो जाए तो वह खाद्य पदार्थ सुरक्षित माना जाता है। ये जो सुखाने के तरीके हैं कई तरीके से किए जाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश के द्वारा सुखाना, ठीक है। दूसरा है मंद आग द्वारा सुखाना, बिजली के उपकरणों द्वारा सुखाया जाना। तो इस तरीके से जो भी हमारे खाद्य पदार्थ है हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा तरीका है शक्कर द्वारा स्थायी संरक्षण। शक्कर द्वारा कैसे करते हैं, तो खाद्य पदार्थों में हम क्या करते हैं, 65 से 69% शुगर, ठीक है। ये जो नंबर है या ये जो कितना भी आपको सीरीज यहाँ पर 65 दिख जाएगी, 66, 67 इतनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 65 से 69% शुगर,
इसमें हमें ऐड करनी होती है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, होम साइंस के में ही। तो खाद्य पदार्थों में 65 से 69% अधिक होने पर भी हम स्थायी सुरक्षित कर सकते हैं, स्थायी रूप से हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कर सकते हैं। शक्कर जो होता है ये ऑस्मोसिस द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करती है, वातावरण में 82% नमी को सोख सकती है। शक्कर के कारण जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें हम खराब होने से बचा सकते हैं। इसमें यदि हम शक्कर को 68 से 70% यदि हम कर देंगे तो जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। जैसे जैम जेली हो गया, ठीक है, अंगूर हो गए, उनके शक्कर द्वारा संरक्षित उन्हें किया जाता है। जो उनके मुरब्बे होते हैं या जैम जेली हो गए, इन सभी को हमें यदि सुरक्षित रखना हो, संरक्षित करना हो, प्रिजर्व करके रखना हो, तो यदि हम इतने प्रतिशत शुगर उसमें ऐड कर देंगे तो जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो संरक्षित हो जाएगा। दूसरा तरीका है प्रतिरोधी वस्तु नमक द्वारा। ठीक है, नमक के द्वारा किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, तो यह विधि जो है ये प्राचीन काल से ही प्रचलित है। पहले के समय में मांस, मछली, आम, इन सभी में नमक लगाकर उन्हें सुखाया जाता था, जिससे क्या होता है 10 से 15% नमक का घोल खाद्य पदार्थों की खराबी रोकने के लिए काफी होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितने प्रतिशत मिलाया जाता है नमक, तो 10 से 15% नमक का घोल खाद्य पदार्थों की खराबी रोकने के लिए काफी होता है। अचार इस विधि पर आधारित होता है। हम अचार में क्या करते हैं, उसमें नमक ज्यादा डालते हैं, जिससे क्या होता है वो जो हमारा अचार है वो काफी टाइम तक सुरक्षित रखा रहता है और जो भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस विधि से मांस से थायमिन तत्व नष्ट नहीं होता है। ठीक है, परंतु यदि हम विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें वो नष्ट हो जाते हैं। 20% नमक का घोल जीवाणु के लिए विष का कार्य करता है। यदि हम 20% उसमें मिला देंगे नमक, तो वो क्या करेगा, जीवाणुओं के लिए विष का कार्य करेगा। तो ये जो होता है नमक के द्वारा संरक्षित करने के कई निम्नलिखित कारणों से ये होता है। जल को निकालने की क्षमता इसमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के विरुद्ध ये होता है, एंजाइम को निष्क्रिय ये करता है। अचार व डिब्बाबंद सब्जियों में नमक द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। आगे चलते हैं, तेल द्वारा स्थायी संरक्षण। तेल द्वारा कैसे करते हैं, तो जैसे हम आम का अचार वगैरह डालते हैं, कोई भी अचार है तो उसको क्या करते हैं, तेल में खाद्य पदार्थ को डुबोकर रखने से हमें क्या होगा, स्थायी रूप से जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो संरक्षित हो जाएगा। जैसे आम के अचार को तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, फिर आगे है मसालों द्वारा स्थायी संरक्षण। मसालों के द्वारा जैसे पिसी खटाई हो गई, धनिया, सौंफ, कलौंजी, आपने देखा होगा अचार में ये सब चीजें डलती हैं, हींग, ये सब क्या होती हैं, ये जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसको संरक्षित करने में ये मदद करती हैं। फिर है रासायनिक पदार्थ द्वारा संरक्षण। रासायनिक पदार्थ द्वारा दो तरीके से किया जाता है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा होता है बेंजोइक एसिड। ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि रासायनिक पदार्थ द्वारा जो स्थायी संरक्षण है वो कैसे किया जाता है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, दूसरा होता है बेंजोइक एसिड के द्वारा। रासायनिक पदार्थ से यदि हमें जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको संरक्षित रखना हो तो हम बोरिक एसिड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड पदार्थों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में स्वास्थ्य पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन यदि हम कुछ कुछ जो हमारे केमिकल्स हैं उनका यदि हम प्रयोग करें तो इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसके प्रयोग से कुछ समस्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं, जो फलों में उपस्थित रासायनिक तत्वों से क्रिया करके सल्फर ऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, बेंजोइक एसिड भी ये फलों में उपस्थित खटास के साथ क्रिया करता है, जिससे बेंजोइक एसिड बन जाता है। यह पानी में आसानी से घुलनशील होता है। खैर ये सब आपका इतना वो नहीं आएगा, बस आपको ये याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर है शीत भंडारण द्वारा स्थायी संरक्षण, जिसे हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। यदि हमारे पास कोई भी जो खाद्य पदार्थ हैं बड़ी मात्रा में हैं तो हम उसे रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रीज में तो नहीं रख सकते, ऐसे में हमें कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है, कम तापक्रम पर खाद्य पदार्थों को अनिश्चित काल तक रखा जा सकता है, यानी
जैसे कि सीज़न में जो सब्जियां होती हैं, ऑफ सीज़न यदि हमें वो चाहिए होती हैं तो वो कहाँ पर रखी रहती हैं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हमें उन खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हो सके। तो ये कोल्ड स्टोरेज से ही संभव हो पाता है। फिर है फ्रीजिंग द्वारा। दूसरा है फ्रीजिंग द्वारा। फ्रीजिंग द्वारा यंत्रों द्वारा हिम के समान ठंडे खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखने से खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ठीक है। फिर है फर्मेंटेशन या किण्वन द्वारा। तो फर्मेंटेशन द्वारा भी खाद्य पदार्थों को खटास की मात्रा अधिक होने पर हम जो भी बैक्टीरिया हैं उनसे हम अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो होता है एल्कोहल फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है शक्कर और स्टार्च उनमें पाया जाता है, उनमें खमीर की प्रक्रिया से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। 187 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अल्कोहल में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया होते हैं, अणुजीव होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा है एसिडिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि अचार, चटनी, केचप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिरका जो होता है एसिटिक एसिड का हल्का घोल इसमें लिया जाता है। 4 से 5% एसिटिक एसिड इसमें ऐड किया जाता है। फलों के रसों से सिरका बनाया जाता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें खाद्य पदार्थ बनाना है, जैसे अचार, चटनी हो गया, केचप बनाना हो, तो उसमें हम सिरका ऐड कर देते हैं, जिससे जो भी खाद्य पदार्थ है वो हमारा सुरक्षित रह सके, जो भी बैक्टीरिया है वो उसमें प्रवेश ना करें। तो कितना उसमें 4 से 5% यदि हम उसमें ऐड कर देंगे तो हम अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा है लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो आपने देखा होगा खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट लैक्टिक एसिड जीवाणु की क्रिया द्वारा लैक्टिक एसिड में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना। ठीक है, ये सब क्या है, लैक्टिक एसिड जो भी है लैक्टिक फर्मेंटेशन की क्रियाएं होती हैं। लैक्टिक एसिड वाले पदार्थों को हवा से दूर रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये तीनों मेथड हमने देख लिए। धुआं द्वारा संरक्षण, जो भी जैसे इस विधि का प्रयोग मांस को संरक्षित करने हेतु किया जाता था। ये काफी पुरानी विधि है जिसमें हमें मांस को संरक्षित रखना होता था। जो भी शिकारी होते थे वो क्या करते थे, मांस को धुएं में रख देते थे, धुएं पर लटका देते थे, जिससे कि जो मांस था वो काफी टाइम तक संरक्षित रखा जा सकता था। यानी धुएं के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ है उसको संरक्षित रखना। फिर है विकिरण द्वारा, बाय रेडिएशन द्वारा। अब रेडिएशन द्वारा जो होता है ये आधुनिक विधि होती है। विकिरण द्वारा विकिरण के प्रभाव से जो भी फल है या खाद्य पदार्थ है उसमें जो भी उत्पन्न जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विकिरण प्रणाली से फल, खाद्य पदार्थ, इनके भंडारण की अवधि बढ़ जाती है। जो भी प्रणाली में खाद्य पदार्थों को गर्म नहीं, इसमें क्या होता है, जो भी इस प्रणाली में जो भी खाद्य पदार्थ है, फल है, उनको गर्म नहीं किया जाता। यही कारण है कि इस प्रणाली में उपचारित फल, खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन इनमें नहीं होता। विकिरण प्रणाली एक सफल परिरक्षण विधि होती है। इस विधि में खाद्य पदार्थों की ऊष्मा की मात्रा नहीं बढ़ती है। इस प्रणाली में खाद्य पदार्थों को पकाना आवश्यक नहीं होता है और इसमें मतलब काफी अच्छी ये विधि होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक विधि कौन सी है खाद्य संरक्षण की, तो आप विकिरण लगाइएगा बाय रेडिएशन द्वारा। तो ये हमने कुछ मेथड देख लिए किस किस तरीके से हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। 2 तरीके हमने देखे, अस्थायी, अल्पकालिक और स्थायी। अस्थायी में हमने देखा रोगाणु या कीटाणु रहित होना, जिसे हम स्वच्छता का ध्यान रखकर हम कर सकते हैं। कम तापक्रम पर रखना, लो टेम्परेचर पर। फिर हम यहाँ पर देख लिया पाश्चुरीकरण के 2 मेथड हमने देख लिए, धारण विधि और उच्च ताप अल्पकालीन पाश्चुरीकरण। यहाँ पर आप इसके सारे नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ कितना टेम्परेचर रखना है, कितने टाइम के लिए रखना है, ये भी आप याद रखिएगा। और नमी से अलग करना, हवा निकालकर वायु से दूर रखना, हल्के जीवाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग करना, हिमांक पर सुरक्षित रखना। ठीक है, स्थायी में कौन कौन से आ जाते हैं, सुखाना शक्कर द्वारा, ठीक है, नमक के द्वारा, तेल के द्वारा, मसालों द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा, कोल्ड स्टोरेज के द्वारा, फ्रीजिंग द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी इसमें एक और रह जाता है आपका कैनिंग वाला, जिसमें हम डिब्बाबंदी बोलते हैं, उसके द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। वो उसकी हम अलग से क्लास आपको दे देंगे। इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।